नेक्स्ट सेशन और इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। ठीक है, सो ये अपने आप में एक उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, लेकिन ये मैट्रिक्स के चैप्टर में कुछ क्वेश्चन यहाँ से पहले भी आते थे और बीच में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस कहता है कि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन रहे हैं। तो आपको ये जो टॉपिक है डायगोनलाइजेशन का, ये आपको स्किप नहीं करनी चाहिए। आपको ये अपने गेट एग्जाम के प्रिपरेशन में ये आपका पार्ट जो है जरूर होना चाहिए, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन। अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ते क्यों है, पहले तो अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स गिवन होता है तो भाई मैट्रिक्स को अभी तक आप मेरे वीडियोस देखे होंगे तो मैंने स्टार्ट किया था आइगन वैल्यू से, आइगन वेक्टर्स मैंने आपको बताया, उस पे बेस क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, लेकिन अपन जब बात करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स आप गिवन होता है तो आप उसके आइगन वैल्यूज फाइंड करते हो विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और उसके बाद उसका आइगन वेक्टर्स भी आप फाइंड करते हो। तो ये सब अपन विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर मैं बात करता हूं कि आपके पास इसका जस्ट अपोजिट कि आपको आइगन वैल्यूज गिवन है, आपको उसके आइगन वेक्टर्स गिवन है, जिस भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का आपको आइगन वैल्यूज गिवन है, आइगन वेक्टर्स गिवन है, तो उस केस में हम लोग को अपने को मैट्रिक्स को फॉर्म करना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज गिवन है, आइगन वेक्टर्स गिवन है, तो उसमें हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायगोनलाइजेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है? So, सबसे पहले यहाँ पे देखो लाइन लिखा हुआ है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अपने को तो ये पता ही है ना कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग यहाँ पे आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं, आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं। और आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, देखो क्या लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज एंड मैट्रिक्स ऑफ इट्स आइगन वेक्टर्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो मैंने आपको अभी बोला था कि अगर आपके पास क्वेश्चन में आइगन वैल्यूज गिवन है, आइगन वेक्टर्स गिवन है, तो आपको क्वेश्चन में अगर मैट्रिक्स को फॉर्म करना है, जिस भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का वो आइगन वैल्यूज या वेक्टर्स गिवन है, तो उस केस में हम लोग डायगोनलाइजेशन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। और उस केस में जो डायगोनलाइजेशन से जो मैट्रिक्स ये होता है, मैंने ये लिखा हुआ है, देखो मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हो गया m, और ये d और ये m इनवर्स, जो भी ये मैट्रिक्स है उसका यहाँ पे इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब सर आप बोलेंगे सर ये m क्या है, ये d क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे d के लिए। तो यहाँ पे जो d लिखा हुआ है n क्रॉस n का, ये मेरे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या है मेरे पास यहाँ पे? ये डायगोनल मैट्रिक्स, दैट इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या आपको समझ में आ गया था? और मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है मेरे पास n क्रॉस n है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डायगोनल मैट्रिक्स है ये। और डायगोनल मैट्रिक्स क्या लिया हुआ है यहाँ पे, क्या कंटेंट क्या हुआ है? कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज। अब कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज की अपन जब बात करते हैं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है कि लेट सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम किया, लेट कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, और उसके लिए मेरे पास आइगन वैल्यूज गिवन है यहाँ पे, आइगन वैल्यूज, और मैं आइगन वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं e ऑफ a n क्रॉस n, ये गिवन है आपको यहाँ पे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n। ठीक है, तो मेरे पास n क्रॉस n मैट्रिक्स है यहाँ पे, और उसके लिए आइगन वैल्यूज गिवन है यहाँ पे n लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n। अगर इसको मुझे डायगोनल मैट्रिक्स फॉर्म करना है, मतलब d n क्रॉस n, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जहां पे एलिमेंट्स उसके लीडिंग डायगोनल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो है कलेक्शन ऑफ आइगन वैल्यूज। तो यहाँ पे अगर बात करूं मैं, तो ये जो लैम्डा 1, ठीक है, 0 0 अप टू 0 0, लैम्डा 2 0 अप टू 0 0 0, लैम्डा 3 अप टू 0, और उसके बाद यहां पे देख लो आप 0 0 0 अप टू, ये हो गया n नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज। इसका मतलब है कि मेरे पास बन गया आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यूज के लिए कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और यहाँ पे आइगन वैल्यूज देखो कहां पे प्रेजेंट है, ये लीडिंग डायगोनल्स में प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक, तो ये बात होगी मेरे पास डायगोनल मैट्रिक्स का जो कलेक्शन है आइगन वैल्यूज के लिए। ठीक, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं m का, देखो m यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स।
क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मॉडल मैट्रिक्स। अभी होता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं पहले तो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स। और ये आइगन वेक्टर्स किस टाइप के होंगे यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, ठीक है। अब ये आपको तो पहले से पता है कि भाई इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब किसी मैट्रिक्स के डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज होती हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको वीडियो को एक बार जरूर देखना, फिर आप इसे कंसर्न कर सकते हो डायगोनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो लिखा है मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू क्या लिखूं मैं यहाँ पे, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और आपको पता ही है कि कलेक्शन ऑफ यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है, तो आइगन वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। लेट सपोज ये है मेरे पास x1 x2 x3 और n नंबर ऑफ यहाँ पे आइगन वेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने n नंबर ऑफ यहाँ पे आइगन वैल्यूज दी हुई है। और ये जो डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कहां पे अप्लाई हो रहा है, जहां पे कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स यहां पे प्रेजेंट होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक। तो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे लिखता हूं x1 को, लेट सपोज मैं लिख रहा हूं x1 यहां पे मैट्रिक्स है, तो ये n क्रॉस 1 का ऑर्डर हम लिखते हैं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हो गया मेरे पास x1 x2 x3 अप टू यहां पे हो गया मेरे पास xn, ये देखना यहां पे। और वैसे ही आप यहां पे बाकी के लिए भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से अपन अगर मॉडल मैट्रिक्स यहाँ पे फॉर्म करते हैं, देखो यहाँ पे मॉडल मैट्रिक्स में फॉर्म करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गया मेरे पास मॉडल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये आप ध्यान देना यहाँ पे, ये हो गया मेरे पास n क्रॉस n। सो ये हो गया x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक है, x1 x2 x3 अप टू xn। और अगर अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सो ये हो गया मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn, ठीक। तो ये आप देख रहे होंगे कि मैंने सब एक कैसा लिखा हुआ है, नहीं, यहां पे लिखा है मॉडल मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स। और आइगन वेक्टर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, जो भी वहां पे उस मैट्रिक्स में यूज होने वाला है। तो यहां पे मैंने क्या किया है कि मैंने x1 लिया और उसको आपको बता रहा है x1 x2 x3 xn, इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उस मैट्रिक्स के लिए। और उसी तरीके से यहाँ पे x2 के लिए भी होगा, x3 के लिए भी होगा, xn के लिए भी होगा। अगर मैं इसको ध्यान दे रहा हूं यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसा डिफाइन कर लेता हूं कि ये जो है वो करस्पॉन्डिंग है x1 के, ये करस्पॉन्डिंग है x2 के, और ये लास्ट करस्पॉन्डिंग है xn के। क्या आपको समझ में आ रहा है, हर एक आइगन वेक्टर अपने आप में कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स यहाँ पे कितने होंगे, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है n क्रॉस n का, ठीक। तो इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। मैंने आपको डिस्कस किया कि डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कब करना है आपको, और उस केस में अगर कोई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है तो उसमें ये D यहाँ पे क्या होता है, ये M क्या होता है, और ये जो M इनवर्स है यहाँ पे वो है उस आइगन वेक्टर, जो आइगन वेक्टर का जो कलेक्शन है मॉडल मैट्रिक्स का इनवर्स, ठीक है। सो चलो इससे बेस्ड एक क्वेश्चन किया जाए जो कि गेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको आराम से नोट कर लो। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से डिजाइन नहीं हो सकते। आपको मैं पहले बता दूं, यहां से क्या है कि एक नॉर्मल सा क्वेश्चन डिजाइन होगा कि जहां पे आपको आइगन वैल्यूज गिवन होंगी, आइगन वेक्टर्स गिवन होंगे, और आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है। अब वो कैसे क्वेश्चन होंगे तो अभी हम लोग जस्ट देखने ही वाले हैं, आप इसको आराम से नोट कर लो, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो फॉर गिवन मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 इट इज ऑब्जर्व दैट, ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है A, ठीक है, और 1 - 1 इज इक्वल टू -1 - 1 एंड A 1 - 2 इक्वल टू -2 1 -2, और लिखा हुआ है देन द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय, ये मेरे पास चार ऑप्शन है यहाँ पे। सो अभी इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लो और क्वेश्चन में देखो आप क्या अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि भाई अगर आप इस वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग ट्राई करो कि आंसर कौन सा आने वाला है, क्या इसमें अपन कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब ये लोग आप लोग ये सोच रहे होंगे, वीडियो अगर देख रहे होंगे सर ये जो वीडियो है वो ऑलरेडी बेस्ड है डायगोनलाइजेशन का, तो वही कॉन्सेप्ट तो अप्लाई होने वाला है।
सो आपको यही कहूंगा कि बिल्कुल यही अप्लाई होगा, तभी तो मैंने ये वीडियो पे क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, सो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है तो मैंने आई थिंक मेरे को लगा है कि बहुत सारे लोग इसको पॉज किए होंगे और इसका सॉल्यूशन देख रहे होंगे। ठीक है, सो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ, सबसे पहले अगर मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो यहां से अगर मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट किया सो मुझे दिख रहा है ये जो फॉर्म है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 2 1 माइनस 2, ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, ax इज इक्वल टू लैम्डा x, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आपको दिख रहा है ये ax इज इक्वल टू लैम्डा x है, तो हम लोग ये जानते हैं कि सर ये इक्वेशन तो हम लोग यूज करते हैं आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए, है ना। और यहाँ पे ये जो है वो मेरे पास बन रहा है आइगन वैल्यू। ठीक है, ये इसका कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसको स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, इसका एक और भी नाम होता है मेरे पास स्केलिंग फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो आइगन वैल्यू है उससे एक स्केलर क्वांटिटी प्रोडक्ट हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए इसका नाम है स्केलिंग फैक्टर। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में अगर बात करें अपन ध्यान से तो ax इज इक्वल टू लैम्डा x। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो माइनस है ये -1 को शो कर रहा है, तो फर्स्ट आइगन वैल्यू मेरे पास आ गई -1, और अगर मैं सेकंड आइगन वैल्यू की बात करता हूं तो ये आ गया मेरे पास -2। ठीक है, अगर मैं दोनों कंपेयर कर पाता हूं तो फर्स्ट आइगन वेक्टर मेरे पास आ रहा है x1 इज इक्वल टू 1 -1, और अगर मैं सेकंड आइगन वेक्टर की बात करता हूं तो मेरे पास आ रहा है 1 -2। सो जैसा आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग x1 आपको मिला है और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग आपको x2 मिला है आइगन वेक्टर्स। और यहां से हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि सर ये तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है और इसके जो आइगन वेक्टर्स निकल रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो यार आप चेक कर लो ना, 1 -1 1 -2 के बीच में कोई आपको रिलेशन दिख रहा है क्या? तो आप बोलेंगे सर नहीं दिख रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स को ये शो कर रहे हैं। अब कई लोगों को ये डाउट होता है कि ये सर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि भाई अगर आप एक मैट्रिक्स लिखते हो, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन यहाँ पे बोल दूं। अगर आपने कोई मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 और लिखा आपने यहाँ पे 4 8 और ये 12 और 0 1 -1, ये आपने लिखा हुआ है। सो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट रो है मेरे पास और सेकेंड रो के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है, दैट इज R2 जो है मेरे पास वो है R2 जो मेरे पास है यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ R1 है। सो देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप या लीनियरली डिपेंडेंट है यहाँ पे जो रोज है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे डिपेंडेंट यहाँ पे रोज। और उसी तरीके से यहाँ पे जब हम लोग मैट्रिक्स में वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर्स के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तो इस टाइप के यहाँ पे वेक्टर्स को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। तो जो भी चीज आपको या हर एक वीडियो में आपको नई नई चीज जानने मिलती है, जो ऐसा लगता है आपको कि आपको ये एग्जाम में बिल्कुल काम आ सकता है, आपका ये होमवर्क अच्छा कर सकता है, तो आपको ना वो पॉइंट हमेशा ग्रैब करना चाहिए, अपने कॉपी में आपको नोट डाउन जरूर करना चाहिए, जो मैं आपको बोलता रहता हूँ बीच बीच में। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर निकालना, सॉल्यूशन निकालना वो बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हम लोग इस चैनल में आपको ये नहीं बता रहे कि आंसर कैसे निकालते हैं, हम लोग बस आपको ये बता रहे हैं कि अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन का, कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे अपन किसी भी क्वेश्चन में किस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट को क्यों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, ये हम लोग को आपको समझाने का जो है ये इसलिए हम लोग इन्हें क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो चलो अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, सो यहां पे मैं ऐसे मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूं। ओके, सो यहां पे हम पहुंच चुके हैं कि भाई ये इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स है मेरे पास, और अगर इसका आगे का डिस्कशन किया जाए, ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया है कि मेरे पास जो A होता है, मैट्रिक्स A आपको फाइंड करना है, वो है n क्रॉस n इज इक्वल टू यहाँ पे होता है m, ठीक, n क्रॉस n। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको, कितने आइगन वैल्यूज है मेरे पास, 2 आइगन वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि A का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 का होगा, मॉडल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का होगा, डायगोनलाइजेशन में यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, और यहाँ पे m इनवर्स सब का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होने वाला है। सो एक काम करते हैं, 1 बाय 1 अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो D के लिए अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स को देखता हूं तो यहाँ पे होता है -1 0 0 -2, लीडिंग डायगोनल्स में यहाँ पे आइगन वैल्यूज प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक, अब देखो अगर m को आपको लिखना है तो आप m कैसे लिखेंगे, ये लिखना है आपको m, तो मॉडल मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स, और आइगन वेक्टर्स मेरे पास क्या क्या है यहाँ पे, एक है 1 -1 और एक है 1 -2, ये मेरे पास हो गया 2 क्रॉस 2 का आइगन वेक्टर मॉडल मैट्रिक्स। ठीक,
अब ये मॉडल मैट्रिक्स से अपने को इनवर्स भी तो फाइंड करना है, इनवर्स भी ले लेते हैं। सर इनवर्स क्या होता है भूल गए हम लोग, तो ये होता है आपको बता दूं मैं, एडजॉइंट ऑफ m डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ m। अगर मैं इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगर मैं इसमें m का यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं, सो मुझे यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट मिलेगा m। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स का यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड करते हो तो पहले चेक करो कि वो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देखो, ये हो गया -2 और ये +1, कितना हो गया मेरे पास -1। ठीक, अब देखो दूसरी बात, अगर मुझे फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ m, तो एडजॉइंट फाइंड करने का आपको तरीका मैंने पहले भी बताया है। क्या तरीका है, जब भी आपके पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, एक 2x2 का मैट्रिक्स है, तो यहाँ के दोनों एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये हो गया, और ये दो एलिमेंट्स है यहाँ पे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स का एडजॉइंट मिल गया है, मैट्रिक्स का, और एडजॉइंट मिलने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनवर्स लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे देखो इनवर्स लिख रहा हूँ, तो m इनवर्स हो गया मेरे पास, ये -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया मेरे पास 2 1 -1 -1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो आप फाइनल यहाँ पे आंसर देने वाले हैं किस इक्वेशन से, ये इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट मैट्रिक्स A 2x2। देखो यहाँ पे सबसे पहले m मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये है 1 1 -1 -2। ठीक, अगर मैं d की बात करता हूँ यहाँ पे, तो d यहाँ पे क्या है मेरे पास, -1 0 0 -2। ठीक, अगर मैं m इनवर्स की बात कर रहा हूं तो 2 1 -1 -1। सो ये हो गया मेरे पास मैट्रिक्स, और यहां से हम लोग ऑप्शन चेक करने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको कुछ वैसा ही दिख रहा है जो आप देखना चाह रहे थे। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ऑप्शन मेरे पास है, अगर मैं चेक कर रहा हूं पे ध्यान से, सो ऑप्शन सी यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है आपको, देखो ऑप्शन सी यहाँ पे। ठीक, तो आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको मैट्रिक्स चाहिए था, आपने वहां पे डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि भाई मैट्रिक्स है क्या, मतलब कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, 2x2 का ऑर्डर होगा। आपको बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ये इसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन पे है ना, सो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर अपन निकाल लेंगे मैट्रिक्स। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ, देखो 2x2 यहाँ पे ये हो गया, तो फर्स्ट मल्टीप्लाई क्या होगा, ये दोनों का होने वाला है 1 1 -1 -2। ठीक, अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, तो देखो -1 इंटू ये 2 -2, ये हो गया मेरे पास -2, -1 इंटू 1 ये 0, ये कितना हुआ मेरे पास -1। ठीक, 0 इंटू 2 -2 इंटू -1 ये हो गया 2, 0 इंटू 1 और -2 इंटू -1 ये हो गया मेरे पास 2। क्या आपको समझ में आ रहा है? अब अगर लास्ट में अगर इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो अपने को मिल जाएगा मैट्रिक्स जो अपने को चाहिए था। हालांकि इसका आंसर आ चुका है, लेकिन मैट्रिक्स ए जो एक्चुअल है क्या, वो अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 1 -2 और ये 1 ये 0 हो गया। ठीक है, ये 1 ये -1, अगर मैं इसकी बात करता हूं, सो 1 -1 और ये +2 कितना हुआ मेरे पास 1, -1 -2 हो गया 2 और ये हो गया मेरे पास 2, दैट मींस ये हो गया -2, -1 1 और ये -2 और +2 इंटू के यहाँ पे -4 और ये हो गया मेरे पास -3। सो ये मेरे पास मिल रहा है मैट्रिक्स ए। अगर आप इसका यहाँ पे 0 1 -2 -3 का वापस से आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे ना, तो आपको फिर से वही मिलेगा -1 -2, ये आपको फिर से मिलेगा, कंफर्म सी बात है, ये मिलेगा आपको। ठीक, और दूसरी चीज अगर इसका आप आइगन वेक्टर्स भी फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 1 -1 1 -2। क्या आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? सो मेरे को लगता है कि ये एक मिस्टीरियस टॉपिक के अंदर आता है। डायगोनलाइजेशन जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन रिसेंट ईयर से यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आने लगे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये टॉपिक आपके डिस्कशन का पार्ट होना चाहिए, तो आप इसको आराम से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। The eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a 2x2 matrix are given by। So यहाँ पे देखो आपके पास आइगन वैल्यूज गिवन है और आइगन वेक्टर्स, मतलब लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग ये हो गया मेरे पास आइगन वेक्टर ये v1, और लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास है यहाँ पे v2 1 -1 और ये मेरे पास 1 and 1। ठीक है ना, अब अगेन यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स की बात हो रही है, और 2x2 मैट्रिक्स में अपने पास दो आइगन वैल्यूज ऑलरेडी अपने को पता है कि दो आइगन वैल्यू तो होनी ही है,
और दोनों के दोनों आइगन वैल्यूज, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा कमेंट लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आप लोग बताओ। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सर ये एक डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज को शो कर रही है। क्या है मेरे पास, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। ठीक, अगर मैं इसके बोल रहा हूं कि भाई इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स कैसे हैं, तो ये है 1 1 और 1 -1। सो आपको दिख रहा है कि देयर इज नो लीनियरली डिपेंडेंसी बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं कि भाई ये लिखने वाला हूं, ये है इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। ये आपने एक छोटा सा कमेंट लिखा अपने कॉपी में। ठीक, तो आपको तो ये भी पता है कि भाई अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो कंफर्म सी बात है कि वहां पे इंडिपेंडेंट वहां पे आइगन वेक्टर्स मौजूद होंगे, ये तो कंफर्म है। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो मैं आपको बोला कि भाई यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए आपको, बाय डायगोनलाइजेशन। क्या आपको समझ में आ रहा है, बाय डायगोनलाइजेशन। सो अपन किसी मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A ऑफ 2 क्रॉस 2 इज इक्वल टू M, ठीक है, और यहाँ पे D, ओके, और यहाँ पे हो गया M इनवर्स। क्या आपको समझ में आ रहा है, और सबका ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे बात करता हूँ D के लिए, चलो D की बात करते हैं यहाँ पे। तो D यहाँ पे है डायगोनल मैट्रिक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2, ये हो गया मेरे पास 8, और ये 0 और ये 0 और ये 4। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं M के लिए मॉडल मैट्रिक्स, तो मॉडल मैट्रिक्स होता है कलेक्शन ऑफ आइगन वेक्टर्स, और ये है मेरे पास 1 1 1 -1। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका इनवर्स फाइंड करता हूं, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट अगर आप निकालोगे तो ये मिलेगा आपको M, डिटरमिनेंट यहाँ पे हो गया, ये हो गया -1 और ये -1, कितना हुआ मेरे पास, -2। क्या आपको समझ में आ रहा है, -2 यहाँ पे। और अगर मैं इसका एडजॉइंट फाइंड करता हूं, एडजॉइंट ऑफ M, ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरे पास 2 क्रॉस 2 के लिए ये दोनों आपस में इंटरचेंज, -1 ये 1, और ये दोनों का माइनस से मल्टीप्लाई, -1 -1। क्या आपको समझ में आया। अब इसी को हम लोग यहाँ पे फाइनली पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे। ठीक है, सो देखो मैं आपको यहाँ पे पुट करके बता रहा हूं। So from equation number 1 we can write A as it is। यहाँ पे जो M है मेरे पास, ठीक है, M, ये है M यहाँ पे 1 1 1 -1। ठीक, और यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ पे आएगा 8 0 4 0, और इसका इनवर्स -1 1। ठीक है, और इसका जब इनवर्स फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा -2। ध्यान रखना, इसका मैं अगर इनवर्स लिख रहा हूँ M इनवर्स, तो ये आ जाएगा -1/2, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 और ये 1। अच्छा, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या हम लोग, देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इससे आप लोग कैलकुलेशन में आसानी होगी, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, सो अगर मैं इसका इनवर्स लिखता हूं तो ये हो जाएगा M इनवर्स इज इक्वल टू 1/2, ओके, ये हो गया मेरे पास, माइनस से मल्टीप्लाई की तो ये 1 ये 1 ये 1 और ये -1। ठीक, अब यहाँ पे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ मॉडल मैट्रिक्स 1 1 1 -1, और सेकंड थिंग इज दैट यहाँ पे आप देखो ये हो गया D, ये हो गया 8 0 0 4, ओके, एंड द सेकंड M इनवर्स ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1 1 1 -1, और ये 1/2 है ना, ये 1/2 में काम करता हूँ, यहाँ पे सामने लिख लेता हूँ। क्या आपको समझ में आ रहा है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको फटाफट आंसर मिल जाएगा बस यहाँ से। तो ये हो गया 1/2 1 1, ये पूरे मैट्रिक्स में 1/2 को मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये हो गया 1 -1 ये मैट्रिक्स, और ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया 8 × 1, कितना हुआ ये मेरे पास हो गया 8, ये हो गया यहाँ पे 8 दिस वन, ये 0, ये हो गया 4, ये 4 0 × 1 0 4 × ये -4। क्या आपको समझ में आया क्या। ठीक है, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/2, मैट्रिक्स यहाँ पे बनने वाला है बस, ये हो गया मेरे पास 8 और ये हो गया मेरे पास 4, मतलब 12। ये देख लो, ये हो गया 8 और ये कितना हो गया मेरे पास 4, ये 8 और ये -4, ये हो गया 4 और ये 8 और ये +4 मतलब 12। ठीक, बस यहाँ पहुंच चुके हैं। 1 से डिवाइड कर दो तो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल गया 2 × 2 का, और ये मैट्रिक्स है मेरे पास 6 2
2 6। तो ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल चुका है और ये अपना आंसर। सो चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो देखो 6 2 2 6, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है आपको। सो आपको समझ में आया होगा कि डायगोनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन में यूज होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए जरूर। ठीक है, सो चलो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में और इसको आप आराम से नोट कर लो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स पे बेस्ड। सो आप लोग वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। ओके, बाय बाय क्लास, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।